कभी सोचा है कि जो स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी तकनीक की जड़ें हजारों साल पुरानी एक कला में हो सकती हैं? हाँ, वो कला है रसायन विज्ञान। और ये सिर्फ कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इंसानी तरक्की की, हमारे इनोवेशंस की एक पूरी कहानी है। तो चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। कितनी कमाल की बात है ना। मतलब रसायन विज्ञान हमें परमाणुओं के साथ खेलने की ताकत देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं। और इन ब्लॉक से हम कुछ भी बना सकते हैं, जिंदगी बचाने वाली दवाइयों से लेकर उन मटेरियल्स तक जो हमें शायद एक दिन सितारों तक ले जाएं। तो असल में ये क्रिएटिविटी का, अनंत संभावनाओं का विज्ञान है। तो सवाल ये है कि बदलाव का ये विज्ञान, ये केमिस्ट्री आखिर शुरू कहाँ से हुई? जब भी हम मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर यूरोपियन साइंटिस्ट्स के नाम आते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस विज्ञान की जड़ें कहीं और हों, और वो भी बहुत बहुत पहले से? ये एक पहेली की तरह है जिसके तार कहीं और ही जाकर जुड़ते हैं। और इसका जवाब है हाँ। हमारा ये सफ़र शुरू होता है हजारों साल पहले, प्राचीन भारत में। यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री के आने से सदियों पहले ये वो जगह है जहां मैटर के रहस्यों को समझने की पहली गंभीर कोशिशें हुईं। और यहीं से नॉलेज का एक ऐसा सिस्टम बना जिसने आने वाली कई सदियों के लिए नींव रखी। देखिए, इससे सिर्फ केमिस्ट्री कहना इसकी विशालता के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। प्राचीन भारत में इसे रसायन शास्त्र या रस विद्या कहते थे, और ये सिर्फ किसी लैब तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसमें मेटलर्जी से लेकर दवाइयाँ और तो और कॉस्मेटिक्स तक सब कुछ शामिल था। मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा था। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये सफ़र कितना लंबा और गहरा था। मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों से लेकर ऋग्वेद में कपड़ों को रंगने की टेक्निक तक, और फिर देखिए आग की लौ के रंग से धातुओं को पहचानने जैसे एडवांस्ड तरीके। ये सब साफ साफ बताता है कि ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, बल्कि ये तो ज्ञान की एक लगातार बहने वाली नदी थी जो सदियों से बह रही थी और वक्त के साथ और भी बेहतर होती जा रही थी। और ये तो बस कमाल ही है। ये बात उस प्राचीन ज्ञान की गहराई को दिखाती है। जरा सोचिए, उस जमाने के केमिस्ट्स का अपनी भट्टियों के टेम्परेचर पर कितना जबरदस्त कंट्रोल रहा होगा कि वो कुछ ऐसा बना गए जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बनाना मुश्किल है। ये उनकी अपने मटेरियल्स और प्रोसेस पर पकड़ का एक जीता जागता सबूत है ना? हैरान करने वाली बात कि कुछ राज आज भी वक्त की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो साइंस की हिस्ट्री की हमारी समझ को शायद हिला के रख दे। हम सब ने पढ़ा है, हम यही मानते हैं कि एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत 19वीं सदी में जॉन डाल्टन ने की थी। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये आइडिया भारत में बहुत बहुत पहले ही आ चुका था? आचार्य कणाद, उन्होंने इन कणों को नाम दिया परमाणु, मतलब वो कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उनके हिसाब से ये कण हमेशा रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये थ्योरी भी दी कि अलग अलग चीजों के परमाणु अलग अलग होते हैं और ये आपस में जुड़कर अणु यानी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सोचिए, डाल्टन से करीब 2500 साल पहले ये कितनी क्रांतिकारी सोच थी। और हाँ, ये ज्ञान सिर्फ किताबी या फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं था, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। आप देख सकते हैं, युद्ध के लिए बारूद बनाने से लेकर सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं को निकालने तक, और तो और सरसों के तेल से साबुन बनाने जैसी रोज की चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता था। परफ्यूम, इंक, मजबूत बिल्डिंग मटेरियल, ये सब रसायन शास्त्र के एडवांस्ड प्रैक्टिकल यूज के सबूत हैं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। हमने देखा कि प्राचीन भारत के केमिस्ट्स चीजों को यानी पदार्थ को बदलने में कितने माहिर थे। लेकिन सीधी सी बात है, किसी भी चीज को बदलने के लिए पहले ये समझना तो पड़ेगा ना कि वो चीज है क्या। तो चलिए, अब हम केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक, उसकी नींव पर चलते हैं और समझते हैं कि ये केमिस्ट्स असल में किस चीज को स्टडी कर रहे थे, यानी कि पदार्थ या मैटर। तो मैटर की 3 मेन स्टेट्स होती हैं, और ये सब इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर के छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं। देखिए, ठोस यानी सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल कसकर एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसीलिए उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड यानी द्रव में वो पास पास तो होते हैं पर थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं। और गैस में तो पार्टिकल्स एकदम आज़ाद होते हैं, बहुत दूर दूर। बस मैटर का यही बेसिक नेचर है जिसे केमिस्ट बदलना सीखते हैं। ठीक है,
तो अब हम मैटर की स्टेट्स को समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसकी बनावट को देखते हैं। इसे इसके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, यानी तत्व और यौगिक, या कहें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसको ऐसे समझते हैं, जो शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सोना, वो एक ही तरह के मोतियों से बनी माला की तरह हैं, हर मोती बिल्कुल एक जैसा। दूसरी तरफ है मिश्रण यानी मिक्सचर्स, जैसे कि हवा। ये एक ऐसी माला है जिसमें कई अलग अलग रंग और आकार के मोती हैं, और आप जब चाहें इन मोतियों का रेशियो बदल सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। और यहीं पर केमिस्ट्री का असली जादू सामने आता है। देखिए, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज उनको बनाने वाले एलिमेंट्स से बिल्कुल ही अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें आग लग सकती है, ऑक्सीजन आग लगने में मदद करती है, लेकिन जब ये दोनों एक फिक्स्ड रेशो में केमिकली जुड़कर कंपाउंड पानी बनाते हैं, तो वो क्या करता है? वो आग बुझाता है। बिल्कुल उल्टा। बस यही बदलाव, यही ट्रांसफॉर्मेशन ही तो केमिस्ट्री का दिल है। अच्छा, अब पुराने केमिस्ट से लेकर आज के साइंटिस्ट तक, जब वो सब मैटर को स्टडी कर रहे थे, उसे बदल रहे थे, तो उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। एक ऐसा तरीका जिससे ये पक्का हो सके कि जब एक साइंटिस्ट किसी माप की बात करे तो दुनिया में हर कोई उसे ठीक वैसे ही समझे। और यहीं पर एंट्री होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, यानी एसआई सिस्टम की। इसे आप साइंस की ग्लोबल लैंग्वेज कह सकते हैं। सोचिए ना, अगर एक देश लंबाई को हाथ से नापता और दूसरा कदमों से, तो कितना कंफ्यूजन होता। तो एसआई सिस्टम ने स्टैंडर्ड तय कर दिए, लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स एक ही जुबान में बात कर सकें। और ये सिर्फ यूनिट्स की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पुल की तरह है, एक ऐसा पुल जो प्राचीन भारत के आचार्य कणाद को आज के मॉडर्न लैब्स में काम कर रहे साइंटिस्ट से जोड़ता है। इस स्टैंडर्डाइजेशन के बिना नॉलेज को शेयर करना और साइंटिफिक प्रोग्रेस करना लगभग नामुमकिन होता। तो हमने शुरुआत की प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र की गहरी जड़ों से और पहुंचे मैटर की मॉलिक्यूलर बनावट की आज की समझ तक। ये हजारों साल का सफर हमें दिखाता है कि चीजों को बदलने और उन्हें बेहतर बनाने की हमारी चाहत कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। ज्ञान की ये मशाल अब हमारे हाथों में है। तो सवाल ये है कि हम इससे कौन से नए राज खोलेंगे और आने वाले कल को कैसे बदलेंगे।